Hello, psychology people. We are restarting our class 11 psychology syllabus. Last के 3 chapters रह गए थे जो मैंने नहीं लिखे थे. I will be covering it. और मैं तीनों ही chapters की one shot वीडियो बनाने वाली हूँ और उसके notes भी साथ में आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगी. So आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उसको आसानी से पढ़ सकते हैं. And I would like to mention our one subscriber. Her name is Priyam. She requested me कि मैम आप नेक्स्ट वीडियो कब डालोगे चैप्टर नंबर 7 की, बिकॉज अदरवाइज आई वाज थिंकिंग आई डोंट नो कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, किसी को शायद ज़रूरत ही नहीं है. सो थैंक यू प्रियम, जिनकी वजह से ये रीस्टार्ट हुआ है. एंड it's my humble request to all of you, if you like the video, understood the video, please do give me a comment and hit the like button, subscribe to the channel, support my channel. It will be a great help. So let's start. Chapter number 7, human memory. मेमोरी क्या होता है? मेमोरी होता है हमारी याद. सो मेमोरी में हम रिटेन जब करके रखते हैं किसी इंफॉर्मेशन को, रिटेन करना मतलब होल्ड बैक करना. अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को होल्ड अप कर सकते हो इन योर माइंड, इन योर ब्रेन, और उसको ज़रूरत पड़ने पे रिकॉल कर सकते हो, तो हम कहते हैं उसको मेमोरी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, आप उसको चैप्टर्स को याद करके जाओ और एग्जाम के टाइम पे आपको रिकॉल करनी होती है सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो कहाँ से रिकॉल होती है? आपकी मेमोरी से आप लिखते हो जो भी आपने याद किया है एग्जाम में. ना मेमोरी को कंसेप्चुलाइज किया गया है एज अ प्रोसेस जो इंडिपेंडेंट भी है अपने आप में, बट इंटर रिलेटेड है. इंडिपेंडेंट का मतलब ये जो 3 स्टेजेस हैं मेमोरी की, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. तो ये एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल अपने आप में इंडिपेंडेंट भी हैं और इंटर रिलेटेड भी है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं. सो एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग इट इज द फर्स्ट स्टेज which refers to a process by which information is recorded. तो information जैसे हमारे इनकोड होती है, मतलब रिकॉर्ड होती है हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, जैसे हम चीज़ों को रजिस्टर करते हैं वेरी फर्स्ट टाइम. तो जब हम अपने सेंस ऑर्गन से, हमारे जैसे मान लो आप कुछ देख रहे हो या आप ये वीडियो सुन रहे हो, तो आपकी आईज पे लाइट फॉल हो रही है और आप इसको देख पा रहे हो विजुअल को. आपकी कानों पे आवाज़, आपके कानों पे आवाज़ जा रही है और आप उसको सुन पा रहे हो. तो अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करो ना, आईज का, ईयर्स का. तो इसी तरीके से एनकोडिंग जो है फर्स्ट स्टेज होती है जब हमारे सेंस ऑर्गन्स कोई स्टिमुली को रिसीव करते हैं, तो न्यूरल इम्पल्स भेजते हैं. न्यूरॉन्स आपको पता है ब्रेन सेल होते हैं, तो न्यूरल इम्पल्स भेजते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन में, सिग्नल भेजते हैं और फिर हमारा ब्रेन उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है. ठीक है, तो वो फर्स्ट स्टेज जो होती है रिसीविंग की, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना थ्रू सेंस ऑर्गन्स, वो होती है एनकोडिंग. सेकंड स्टेज होती है स्टोरेज की. स्टोरेज का क्या मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाना, मतलब माइंड में इंफॉर्मेशन को रख पाना. जैसे आप चैप्टर को जब लर्न करोगे तो स्टोर करोगे अपने ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन, और जरूरत पड़ने पे एट एग्जाम टाइम आप सारी इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन अपने आंसर शीट पे लिख दोगे, तो अपनी मेमोरी से लिखोगे, तो स्टोर करके रखोगे कहीं, राइट? सो ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है. नाउ थर्ड होता है रिट्रीवल. रिट्रीवल का मतलब होता है कि अपने आंसर्स जब जैसे आप एग्जाम पेपर में लिखोगे, वो होता है रिट्रीवल. पहले एनकोडिंग हुई, आपने सारी इंफॉर्मेशन को एनकोड किया, अपने ब्रेन में स्टोर किया, और जब जरूरत पड़ी एग्जाम के टाइम पे आपने अपनी मेमोरी से या सब कुछ लिख दिया कि जो भी आपको याद था टॉपिक के बारे में आपने वो लिख दिया. इसका मतलब आपने रिट्रीव करी सारी इंफॉर्मेशन. नाउ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है एक स्टेज मॉडल जो एटकिंसन और श्रिफन ने दी थी 1968 में. नाउ इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ह्यूमन मेमोरी सिस्टम है उसको कंप्यूटर से कंपेयर किया गया था. ठीक है, ह्यूमन मेमोरी सिस्टम को देखा गया जैसे एक कंप्यूटर को देखा जाता है कि कितना वो प्रोसेस कर लेता है इंफॉर्मेशन को, कैसे स्टोर करके रखता है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग करता है, वैसे ही. और इसको स्टेज मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस हैं. इस स्टेज में क्या बात गई है? इस स्टेज में ये है कि हाउ इंडिविजुअल प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जब भी कोई रिसीव करते हैं हम थ्रू अपने सेंस ऑर्गन्स, तो उसकी प्रोसेस कैसे करते हैं, ब्रेन में क्या प्रोसेसिंग होती है, प्लस इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक पहुंचती कैसे है, कैसे एंटर करती है, कैसे वो स्टोर होती है इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्म होती है, और फिर हम कैसे उन चीजों को रिट्रीव कर पाते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं
अपनी, ठीक है। सो मेमोरी सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो वी हैव सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेज मॉडल जो एटकिंसन एंड श्रिफन ने दिया था, 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। पहला होता है सेंसरी मेमोरी होती है। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? जो अपने 5 सेंस ऑर्गन से आप रिसीव करते हो वो होती है सेंसरी मेमोरी। इनकमिंग सबसे पहले आप अगर कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, कुछ किसी मटेरियल को, बुक्स को टच कर रहे हो, तो सब अपने सेंस ऑर्गन से कर रहे हो, तो वहां से ये वर्ड आया है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी की बहुत लार्ज कैपेसिटी होती है। पूरे दिन भर में हम कितना कुछ सुनते हैं, देखते हैं, कितनी चीजों को टच करते हैं, राइट? कितनी चीजों की स्मेल हमारे अंदर जाती है। तो सेंसरी मेमोरी की बहुत लार्ज कैपेसिटी होती है, बट इसकी ड्यूरेशन बहुत छोटी होती है। सारी चीजें तो हमारे दिमाग में नहीं रहती। अब दिन भर में हमने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ क्या क्या देखा, एक एक चीज, एक एक रंग, एक एक फूल पत्ती, हर चीज थोड़ी ना हमें याद रहती है। तो हमारी ड्यूरेशन बहुत छोटी होती है, इवन लेस देन अ सेकेंड इसकी ड्यूरेशन होती है। सेंसरी मेमोरी को सेंसरी रजिस्टर्स भी कहा जाता है। ए का मतलब है ऑल्सो नोन एज, इतना आपको पता होगा होपफुली। तो सेंसरी मेमोरी का ये पॉइंट्स हैं। देन आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो होल्ड करने की कैपेसिटी है इंफॉर्मेशन को, वो 30 सेकेंड्स की ड्यूरेशन है इसकी। एटकिंसन एंड श्रिफन ने बोला STM इज प्राइमरीली एनकोडेड एकूस्टिकली। एकूस्टिकली मतलब साउंड। एकूस्टिक क्या होते हैं? साउंड्स। एनीथिंग जहां पे साउंड वर्ड है वो अकूस्टिकली होगा। जैसे अभी आप इसको सुन रहे हैं तो यहाँ पे भी साउंड का इस्तेमाल है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन जाती है प्राइमरली वो जो है वो साउंड के थ्रू जाती है। देन हमारी आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की बहुत वास्ट कैपेसिटी होती है। इट इज अ परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन। लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर कोई चीज चली गई तो वो परमानेंटली वहां रहती है। इट गेट्स एनकोडेड सिमेंटिकली। जैसे कि एकूस्टिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी में साउंड के थ्रू एकूस्टिकली रजिस्टर होती थी इंफॉर्मेशन, और सेंसरी मेमोरी में थ्रू सेंसेस होती थी। ऐसे ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जिसको LTM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो LTM में जो है सिमेंटिकली, सिमेंटिकली मतलब अगर आप किसी चीज को मीनिंग अगर आपको पता हो उस चीज का, तो वो आपको याद रह जाएगी ज्यादा लंबे समय तक के लिए। इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ाई को रट्टाफिकेशन मत करो, बल्कि समझ के पढ़ो तो आपको चीजें याद रहेंगी, और रट्टा मार के पढ़ोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे। नाउ अब बात आती है कि इंफॉर्मेशन ट्रैवल कैसे करती है। मतलब शॉर्ट सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में कैसे जाती है इंफॉर्मेशन। सो एटकिंसन एंड शरीफे ने प्रपोज करा कंट्रोल प्रोसेसेस विच फंक्शंस टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मेमोरी स्टोरेजेस। तो कंट्रोल प्रोसेस क्या करती है? वो कंट्रोल प्रोसेसेस देखती हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, सेंसरी से STM में और STM से LTM में मेमोरी ठीक से फ्लो करनी चाहिए, तो वो इस चीज को मॉनिटर करती है। तभी मॉनिटर करती है, इसलिए इसका नाम कंट्रोल प्रोसेसेस है। सेलेक्टिव अटेंशन। अब सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है? सेलेक्टिव अटेंशन वो होता है कि जो डिसाइड करता है कि कौन सी चीज सेंसरी मेमोरी से, सेंसरी रजिस्टर यानी कि सेंसरी मेमोरी से STM में यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। अब दिन भर में आपने हजारों चीजें आपकी आंखों ने देखी होंगी, पर क्या हर एक चीज ब्रेन को याद है? नहीं। तो ये कौन डिसाइड करता है? सेलेक्टिव अटेंशन। जिस चीज पे आप ध्यान दोगे वही आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, और अगर फिर आप उसको रिहर्सल करोगे, चंकिंग के थ्रू करोगे, या इलेबोरेटिव रिहर्सल करोगे, एसोसिएशंस करोगे, तो इन सारे मेथड्स का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, ठीक है। सो मेंटेनेंस रिहर्सल क्या होता है? मेंटेनेंस रिहर्सल का मतलब होता है मेंटेन करके रखना इंफॉर्मेशन को थ्रू रिपीटेशन, ठीक है। जब तक कि आपको, फॉर एग्जाम्पल, कि आपको एक फोन नंबर याद रखना है, ठीक है। फोन नंबर वाला चंकिंग में दिया हुआ है, तो हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको OTP आया है कोई, और आपको वो OTP याद रखना है, ठीक है। अब OTP का कई बार टाइमर होता है कि ये OTP कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए वैलिड है, या 1 मिनट के लिए वैलिड है OTP, और उसके बाद आपको नया OTP जनरेट करना पड़ेगा। तो अब वो OTP को याद रखने के लिए, मान लो 6 डिजिट्स का वो OTP है,
ठीक है, 6 डिजिट्स का ओटीपी है कोई, उसको याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक वो ओटीपी आप फिल नहीं कर देते जहां पे आपको फिल करना है, तब तक आप उसको अपने मन में दोहराते हो ना रिपीटेडली कि मान लो कोई ओटीपी है 592461 ठीक है, मान लो ये एक ओटीपी है, ठीक है, ये एक ओटीपी है। अब आपको ये कहीं पे फिल करना है, तो अब ये नंबर याद रखने के लिए आप इसको मन में दोहराते रहोगे 592461 592461 सो दैट आप जब तक ओटीपी फिल नहीं कर देते तब तक के लिए आपको अपनी मेमोरी में होल्ड करके रखना है। उसके बाद तो इस ओटीपी के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो वो ओटीपी को जो आपने मेंटेन करा, वो कहाँ पे मेंटेन करा, अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में मेंटेन करके रखा, ठीक है। वो होता है मेंटेनेंस रिहर्सल। क्यों? क्योंकि आपने बार बार रिपीट करा, रिहर्स करा उसका 592461 592461 इस तरीके से मन में बार बार रिपीट करा, इसलिए ये मेंटेनिंग रिहर्सल है। देन सेकेंड प्रोसेस होता है चंकिंग का। चंकिंग का क्या मतलब होता है? चंक्स होते हैं पीसेस, किसी भी चीज को चंक में तोड़ना मतलब पीसेस में तोड़ना। तो ये हमारे ब्रेन में ये एक मैजिक नंबर होता है 7 + - 2 विच इज गिवन बाय मिलर, ठीक है। ये साइकोलॉजिस्ट ने बताया था कि हमारा ब्रेन 7 + -2 मतलब 7 + 2 मतलब 9 और 7 - 2 मतलब 5। तो 5 से 9 डिजिट तक के नंबर हम चंक करके याद रख सकते हैं अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल आपको ये नंबर याद रखना है 1947 1949 2004, ठीक है। अब आपको मान लो ये कोई फोन नंबर है और आपके पास नोटपैड या पेन कुछ भी नहीं है नंबर नोट करने के लिए, तो आप क्या करते हो? पीसेस में तोड़ देते हो। फोन नंबर, मोबाइल नंबर जब आप सेव कर रहे होते हो तब भी आप जब किसी का मोबाइल नंबर लेते हो तो वो अगर उसको मोबाइल नंबर याद भी है तो वो तोड़ तोड़ के बताता है, 3 3 या 4 4 शब्दों में तोड़ के, है ना। उसको कहते हैं चंकिंग, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं 1947 1949 2004 तो आपको एकदम से याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 1947 1949 एंड 2004 तो ये 3 बार जो मैंने पीसेस में 3 टुकड़ों में इसको डिवाइड कर दिया, ये 3 टुकड़े तो आपको याद रह सकते हैं इजीली। तो ये तब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेंगे, इसको बोलते हैं चंकिंग। नाउ फ्रॉम एसटीएम इंफॉर्मेशन एंटर्स टू लॉन्ग टर्म। अब इंफॉर्मेशन को जो हमने एसटीएम में मेंटेन करके रखा था, एसटीएम में वो मेंटेन किया था हमने मेंटेनेंस रिहर्सल के थ्रू, ठीक है जी। तो मेंटेनेंस रिहर्सल और चंकिंग के थ्रू हमने एसटीएम में इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया था। नाउ अब एसटीएम से इंफॉर्मेशन जाएगी लॉन्ग टर्म में, वो कैसे जाएगी? इलैबोरेटिव रिहर्सल। इलैबोरेट करना मतलब किसी को विस्तार से उस चीज को बोलना। तो अब उसको ज्यादा डेप्थ में लेके जाएंगे एसोसिएशंस के थ्रू। एसोसिएशंस मतलब कि एक लॉजिकल फ्रेमवर्क के थ्रू किसी हमारी मेमोरी में ऑलरेडी कोई सिमिलर मेमोरी है वहां से उस चीज को लिंक करेंगे, एक मेंटल इमेज क्रिएट करेंगे एंड दैट्स हाउ वी विल शिफ्ट टू एलटीएम, ठीक है। जैसे बार बार आप चैप्टर को रिवाइज करोगे, आप उसको बार बार रिवाइज, क्यों बोलते हैं रिवीजन करना चाहिए? ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए, अगर वो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में है भी तो, या लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी स्टे कर सके, रिटेन कर सको आप इन्फॉर्मेशन अपनी मेमोरी में, ठीक है। जैसे मान लो कि आप किसी फ्रेंड से मिले और आपको उसका बर्थडे याद रखना है, ठीक है। मान लो उसने बोला कि मेरा बर्थडे आता है 15 अगस्त को, तो आपको याद आ गया कि 15 अगस्त को तो छुट्टी होती है और मतलब आजादी वाले दिन तो पैदा हुआ था, तेरे को भी आजादी मिल गई, ऐसे करके आपने एक जोक क्रैक कर दिया। तो आपने उस पर्सन का बर्थडे यहाँ उस याद रखने के लिए 15 अगस्त की डेट के साथ उसको जोड़ दिया, ठीक है। वो होती है एसोसिएशन। तो अब आपको याद रहेगा कि मेरा फ्रेंड का बर्थडे 15 अगस्त को आता है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मेरे फ्रेंड का बर्थडे होता है। या इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो कि आपके फ्रेंड का बर्थडे आता है 7 मार्च को, ठीक है। मान लो किसी का बर्थडे 7 मार्च को आता है और मान लो आपके मॉम डैड की एनिवर्सरी भी 7 मार्च को ही है, तो इट इज इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। क्योंकि आपने बोला कि जिस दिन मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी होती है उस दिन मेरे फ्रेंड का बर्थडे होता है, तो आपने एसोसिएट कर दिया, मतलब लिंक कर दिया,
जोड़ दिया इंफॉर्मेशन को। और जब इस तरीके से ऑलरेडी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होती है या कोई मेमोरी होती है, उससे हम चीज़ों को जब जोड़ देते हैं तो हमारे लिए न्यू इंफॉर्मेशन याद करना आसान हो जाता है। ठीक है? तो ये एक मॉडल है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई, उस वो इंफॉर्मेशन आपने सेंसरी इंफॉर्मेशन से रिसीव करी, पहले अपने 5 सेंस ऑर्गन से, फिर आपने उस पे जिस इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना था उस पे ध्यान दिया, जिसको मेमोरी में रिटेन करना था कुछ टाइम के लिए उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जैसे ओटीपी था, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए चाहिए तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिटेन किया। लेकिन जिस चीज को इलैबोरेटिव रिहर्सल करके फिर आपने लॉन्ग टर्म के लिए उसको रिटेन करना था मेमोरी में, तो इलैबोरेटिव रिहर्सल करी और फिर उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन डाल दी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। आई विल आंसर योर डाउट्स। देन शार्लिक एंड वेरेंटन ने एक केस के बारे में जिक्र किया है, केएफ केस। इस पर्सन का जो नाम है वो है केएफ, इनकी पूरा नाम नहीं दिया हुआ। तो केएफ को क्या था, केएफ एक एक्सीडेंट में उनका डैमेज हो गया था लेफ्ट साइड सेरेब्रल हेमिस्फेयर का, मतलब हमारा जो ब्रेन होता है उसका लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन डैमेज हो गया था। और फिर ऐसा पता चला कि इट वाज फाउंड कि एलटीएम वाज इंटैक्ट, उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तो बिल्कुल सही थी लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी सीरियसली डैमेज हो गई थी। अब सवाल खड़े होने लगे एटकिंसन एंड शरीफिन की थ्योरी पर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये तो पूरा प्रोसेस है ना, पहले सेंसरी में इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर उस पर हम ध्यान देंगे और फिर वो इंफॉर्मेशन जाएगी शॉर्ट टर्म में, फिर वो जाएगी इलैबोरेटिव रिहर्सल के बाद लॉन्ग टर्म में। तो ये तो उसमें तो उनका शॉर्ट टर्म मेमोरी तो डैमेज है। जब शॉर्ट टर्म मेमोरी ही डैमेज है तो लॉन्ग टर्म में इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है फिर? तो वहां पे पता चला कि ये तो थ्योरी थोड़ी गड़बड़ है। और वहां से इस थ्योरी को लोगों ने डिस्कार्ड करना शुरू करा और एक नई थ्योरी पे काम करना शुरू करा। ठीक है, अगले ने 1986 में सबसे पहले प्रपोज किया था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिटरी नहीं है, मतलब एक सिंगल यूनिट नहीं है, एसटीएम। ठीक है, जबकि एसटीएम में भी वो बोलते हैं कि छोटे छोटे काफी सारे कंपोनेंट्स हैं एसटीएम में भी। ठीक है, एसटीएम कोई एक सिंगल यूनिट नहीं है। और उन्होंने ये बोला कि पैसिव स्टोर हाउस नहीं है एसटीएम, हमारा एसटीएम मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तो पैसिव स्टोर हाउस होना एक्टिव का ऑपोजिट होता है पैसिव। तो पैसिव मतलब कि कुछ भी उसमें डालते रहो उस पे कुछ उसमें हमारा ब्रेन फंक्शन या एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई प्रोसेसिंग नहीं करेगा। जबकि उन्होंने बोला, बैडले ने बोला कि वाइड वैरायटी ऑफ मेमोरी मटेरियल जो है हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी होता है, जो हम हैंडल कर सकते हैं, हमारा ब्रेन मैनिपुलेट कर सकता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, डिपेंडिंग कि हमारा कॉग्निटिव टास्क किस तरीके का है। एंड इसको उन्होंने बोला वर्क बेंच, जिसको उन्होंने बोला वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्यों बोला? क्योंकि ये मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को उन्होंने वर्किंग मेमोरी इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पर भी वर्क करता है हमारा ब्रेन, जो भी मेमोरी होती है उसके ऊपर। फर्स्ट कंपोनेंट उन्होंने दिया, 3 कंपोनेंट्स दिए थे बैडले ने, जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट था फोनोलॉजिकल लूप। फोनोलॉजिकल लूप का मतलब है साउंड से रिलेटेड। जैसे वहां पे अकूस्टिकली हमने वर्ड यूज किया था साउंड्स के लिए अकूस्टिक, यहाँ पे फोनोलॉजिकल लूप के बारे में बात कर रहे हैं। सेम चीज है, डिफरेंट नेम्स। ठीक है, मतलब इनका कैपेसिटी होता है 2 सेकेंड्स का। 2 सेकेंड्स में अगर आपने रिहर्सल नहीं किया, जैसे ओटीपी को अगर आपने रिहर्स नहीं किया, दोहराया नहीं, बार बार मेंटेनेंस रिहर्सल नहीं करा, तो 2 सेकंड के अंदर वो डिके हो जाएगी, मतलब फिनिश हो जाएगा, वो ओटीपी आपको याद ही नहीं रहेगा। मान लो ओटीपी आया और आपने उसको एक नजर पढ़ा लेकिन दोबारा दोहराया नहीं, तो होता है ना कि हम भूल जाते हैं कि अच्छा 5641 क्या था, वो आगे नेक्स्ट डिजिट क्या था, फिर हमें दोबारा चेक करना पड़ता है क्योंकि आपने उसको रिपीटेडली मेंटेनेंस रिहर्सल नहीं करा। सेकेंड कंपोनेंट होता है विजुओ स्पेशियल स्केच पैड। यहाँ पे 2 वर्ड्स है, विजुओ प्लस स्पेशियल, जिसका मतलब है विजुअल मतलब जो हम देख रहे हैं, प्लस स्पेशियल इंफॉर्मेशन मतलब स्पेस से रिलेटेड। इसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड होती है यहाँ नंबर नहीं दिया हुआ। प्लस थर्ड कंपोनेंट आ जाता है। थर्ड कंपोनेंट क्या है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? जो भी इंफॉर्मेशन आई फोनोलॉजिकल लूप से, विजुअल स्पेशियल स्केच पैड से, उन सबको
एज वेल एज जो भी LTM में इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइज करना। इट एलोकेट्स द अटेंशन रिसोर्सेज कि भाई अटेंशन, अब हमारी अटेंशन भी तो लिमिटेड है, ऐसे थोड़े ना कि हम 10 चीजों पे एक साथ ध्यान दे लेंगे। भाई कई बार होता है ना, हम बोलते हैं कि भाई मैं कहाँ कहाँ ध्यान दूं, किस किस चीज पे ध्यान दूं, एक एक करके बोलो या एक एक करके बात करो या एक एक करके चीजें सामने लाओ। तो अटेंशन अटेंशन को कैसे एलोकेट करना है, कहाँ पे देना, डिस्ट्रीब्यूट करना है अटेंशन को, कौन सी इंफॉर्मेशन पे जरूरत है अटेंशन की, वो सब देखता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। और उसके हिसाब से फिर वो जो भी मॉनिटर करता है, प्लान करता है, कंट्रोल करता है हमारा बिहेवियर। ठीक है। अब सेकेंड लेवल ऑफ थ्योरी, ये वर्किंग मेमोरी का आपकी बुक में अलग से एक सेपरेटली दिया हुआ था, तो मैंने आपको वो कवर कर दिया है। जो हमारी थ्योरी थी एक्चुअली, वो थ्योरी इस मॉडल तक की थी, स्टेज मॉडल थ्योरी। सेंसरी मेमोरी अटेंशन, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये स्टेज मॉडल का है, स्टेज मॉडल का है। ठीक है। और अब हम सेकंड थ्योरी करने वाले हैं, जो इसको डिस्कार्ड करने के बाद लोगों ने बोला कि सेकंड थ्योरी बनाते हैं, वो है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। ये हमारी सेकंड थ्योरी है मेमोरी की। ठीक है। ये किसने दी थी? ये दी थी क्रेक एंड लॉकहार्ट ने 1972 में। ना ये मॉडल क्या बोलता है? ये मॉडल बोलता है कि कोई भी चीज हमारी LTM में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, ये डिसाइड करेगा कि हम उसको कितना ध्यान से एनालाइज कर रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं, और कितना वो हमें समझ आया है। जो बातें हमें समझ आएंगी वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जरूर जाएंगी, पर जो बातें हमें हमें हम ध्यान नहीं दे रहे, हम समझ नहीं रहे, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक नहीं जाएंगी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जाने के लिए 3 लेवल्स हैं। अब इसको लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इसलिए क्या कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 लेवल्स की बात हो रही है। स्टेज मॉडल पिछले वाली थ्योरी को इसलिए कहा गया था क्योंकि वहां पे 3 स्टेजेस थी। ठीक है। अब यहाँ पे पहली स्टेज क्या है? फिजिकल और स्ट्रक्चरल फीचर्स। फिजिकल और स्ट्रक्चरल फीचर का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल कि एक वर्ड है कैट। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैट। अब आपको अगर लैंग्वेज आती है, जैसे इंग्लिश आपको तो, लेकिन अगर किसी को कोई लैंग्वेज ना आती हो, उस लैंग्वेज का शब्द लिखा हो, तो आप देखोगे कि उसका, मान लो चाइनीज में कुछ लिखा हो, ऐसे मतलब कुछ लिखा हो चाइनीज में, तो आप को वो पढ़ना तो आता नहीं है, वो चाइनीज का अक्षर। तो आप क्या देखोगे कि कौन सी ब्लू कलर की इंक में लिखा है और क्या शेप है, लाइंस कैसे हैं, कैसे जा रहे हैं। ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर देखोगे उस चीज का। तो वो स्ट्रक्चर का मतलब है, फिजिकल फीचर और स्ट्रक्चर फीचर का यही मतलब है कि आप कलर ऑफ इंक देखोगे और देखोगे कि किस तरीके से शेप बना हुआ है, किस तरीके से लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है। क्या किस तरीके से वो अक्षर लिखा हुआ है, बस इतना ही देखोगे। ठीक है। जिनको पंजाबी आती है, ठीक है, जिनको पंजाबी नहीं आती, अब ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है मान लो। ठीक है। अब उनको नहीं पता कि इसको क्या प्रोनाउंस करना है, कैसे पढ़ना है, तो वो ये देखेंगे ब्लू इंक से इस तरीके से ना कुछ लिखा हुआ है, ऐसे लाइंस गई हुई हैं टेढ़ी मेढ़ी या ऊपर नीचे। ठीक है। तो इस प्रोसेसिंग को बोलते हैं शैलो लेवल प्रोसेसिंग। शैलो मतलब बहुत ही ऊपरी तौर पे, कुछ आपको इसका कुछ समझ ही नहीं है, ये आपके ब्रेन में ज्यादातर लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा और ये ज्यादातर स्टे नहीं करेगा आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन। सेकेंड लेवल की प्रोसेसिंग होती है इंटरमीडिएट लेवल की प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है? वी अटेंड टू द फोनेटिक साउंड्स। अब मैं बताऊं आपको कि ये ऊड़ा लिखा है पंजाबी में, ऊड़ा। जैसे हमारे में ऊ आ ई ए आ क ख ग होता है, उनमें ऊड़ा एड़ा ईडी ससा ह ह ऐसे करके होता है अल्फाबेट्स। तो ऊड़ा फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट लेटर होता है, और ये मैंने ऊड़ा लिखा है पंजाबी में। ठीक है। तो इंटरमीडिएट लेवल की फंक्शनिंग हुई यहाँ पर कि मतलब मुझे फोनेटिक साउंड समझ आई कि अच्छा इसको ऊड़ा बोलते हैं, एंड मुझे समझ आया कि ये लेटर को कैसे बनाते हैं, वैसे मैंने बनाया। एंड बोथ द लेवल्स, बट फिर भी ज्यादा देर तक मेरे इन्फॉर्मेशन ये रहेगी नहीं लैंग्वेज की। ठीक है। तो जैसे मान लो कैट था, कैट का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, तो ऐसे ही कैट का मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चों को हमने सिखाया कि इसको बोलते हैं कैट, सी फॉर कैट। तो वो कैट बोलता है, हमारे पीछे रिपीट करता है वर्ड को, तो उसको कैट का थोड़ा थोड़ा समझ आया कि अच्छा ठीक है, ऐसे सी और ए और टी लिखा होता है तो इसको कैट बोलते हैं ना। थर्ड आती है डीपेस्ट लेवल प्रोसेसिंग। यहाँ तक अगर आप थर्ड लेवल तक पहुंच गए तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन आपके LTM में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ना टू इंश्योर कि इंफॉर्मेशन रिटेन रहे हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उसका मतलब समझ आना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। फिर हम बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे को बताते हैं, कैट की फोटो दिखाते हैं। अगर आप किंडरगार्टन कभी स्कूल जैसे जो छोटे बच्चे के होते हैं, प्री नर्सरी के जो बच्चे होते हैं,
उनको देखोगे पढ़ाते हुए तो उनको ऐसे ही पढ़ाया जाता है, उनको कैट की फोटो दिखाई जाती है ना, कि देखो कैट के ऐसे फर होते हैं, 4 लेग्स होती है, एक टेल होती है, कैट एक मैमल है। ऐसे उनके ब्रेन में हम कैट की इमेज क्रिएट करते हैं ताकि जब वो CAT कैट पढ़ें तो उनके माइंड में एक इमेज भी आए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ मैम ने मुझे ना कैट का कटआउट दिखाया था और मुझे पता है कि कैट कैसे दिखती है, और मैंने तो अपनी गली मोहल्ले में भी कैट देखी हुई है तो मुझे पता है कैट कैसे दिखती है। इसको बोलते हैं कैट। तो वो एक्सपीरियंस माइंड में एकदम से उनकी मेंटल इमेज आ जाएगी और वो कभी नहीं भूलेंगे कि कैट का मतलब क्या होता है। कैट का मतलब बिल्ली होती है और इसकी स्पेलिंग CAT होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को अपने माइंड में बिठा लिया है थ्रू एक्सपीरियंस, राइट, और थ्रू मीनिंग उन्होंने उस चीज को अंडरस्टूड करा है। तो सिमेंटिक एनकोडिंग लीड्स टू मेमोरी दैट रेजिस्ट फॉरगेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिमेंटिक इनकोडिंग होनी चाहिए, मतलब चीज का आपको मतलब पता होना चाहिए। जब आपको चीज का मतलब पता होता है, अगर आप ये चीजें सारी समझ के अच्छे से पढ़ोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके डीप लेवल पे जाएगी और आप कभी भूलोगे नहीं। तो एग्जाम में आप उसको लिख सकते हो। और जो बच्चे रटाफिकेशन करते हैं वो सिर्फ रट लेंगे चीजों को, फिर एग्जाम में उनको दिक्कत होती है, कोई चीज आएगी याद, कोई चीज नहीं आएगी, क्योंकि डीप लेवल पे तो प्रोसेसिंग हुई नहीं। तो इसलिए बोलते हैं रटाफिकेशन नहीं करनी चाहिए, रोट लर्निंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि चीजों को समझ के पढ़ना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है? डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है जिसमें डिक्लेरेशंस होती हैं फैक्ट की, नेम्स, डेट्स, इस तरीके की चीजें होती हैं। जैसे इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त 1947। ये आप कभी नहीं भूलोगे, आपको याद है। क्यों याद है? जो लोग बोलते हैं ना मुझे डेट्स कभी याद नहीं रहती, मुझे तो ईयर्स याद नहीं रहते, मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है, इनफैक्ट मुझे भी होती है, मुझे भी डेट्स याद नहीं रहती, बट कभी ये नहीं भूल सकते कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे अगस्त 15 और 1947 है ना। इट्स अ फैक्ट। इट्स तो ऐसे ही नेम्स, आप अपने दोस्तों के, जो आपके सबसे अजीज दोस्त हैं, आप उनके नाम कभी नहीं भूल सकते, वो नाम आपको हमेशा याद रहेंगे, वो डिक्लेरेटिव मेमोरी है उनके। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपको किसी का बर्थडे याद रहे ना रहे, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो डिक्लेरेटिव मेमोरी है। अगेन डेट्स वो याद रहती हैं, वो सब डिक्लेरेटिव मेमोरी है। तो जहां पे भी फैक्ट्स आते हैं, फैक्ट क्या मतलब? थ्री व्हीलर मतलब जिनके 3 टायर होते हैं, ट्राई साइकिल होती है ऐसी, या रिक्शा होता है जिसका 3 टायर वाला जो रिक्शा होता है। अब तो खैर ई रिक्शा चलने लगे हैं, लेकिन पहले जैसे पुराने रिक्शा होते थे। तो दैट इज डिक्लेरेटिव मेमोरी अगेन, क्योंकि इट्स अ फैक्ट। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं वो आपको पता है, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, ग्रेविटी का पुल अपसाइड होता है, मतलब नीचे की तरफ होता है, डाउन साइड। कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे वो चीज नीचे ही आएगी, ग्रेविटी की वजह से आएगी। ये बात आपको कैसे पता कि ग्रेविटी की वजह से आएगी? बिकॉज इट्स अ फैक्ट। ठीक है, सो ये डिक्लेरेटिव मेमोरी है। प्रोसीजर मेमोरी क्या होता है? प्रोसीजर, जब किसी चीज का प्रोसीजर हमें पता होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाउ टू राइड अ बाइसिकल। जब आपने साइकिल चलाना सीखी थी, आप साइकिल चलाना भूल नहीं गए हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उसका प्रोसीजर क्या है, कि भाई ऐसे साइकिल पे बैठ जाओ और पेडल मारने हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा पेडल मारने हैं और साइकिल मूव करना शुरू कर देगी। तो वो प्रोसीजर आपको नहीं भूला कभी भी। या अगर आप किसी बास्केटबॉल के या किसी टीम के प्लेयर रहे हो तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप नहीं भूले, क्योंकि आपने उसको खेला है। प्रोसीजर आपको अच्छे से पता है माइंड में, तो वो प्रोसीजर मेमोरी है जो जिसमें हम प्रोसीजर्स रख लेते हैं। ऐसे ही टुलविंग ने प्रपोज किया था एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी के बारे में। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? एपिसोडिक मेमोरी वो होती है जो हमारी बायोग्राफिकल डिटेल्स होती हैं, जिसमें हमारी लाइफ की मेमोरीज होती हैं रिलेटेड टू आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर लाइफ में आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे आपके इमोशंस जुड़े हैं, तो वो आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो वो एपिसोडिक मेमोरी है कि ठीक है मेरे साथ एक बार ऐसे भी हुआ था। तो दैट इज एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है? जिसमें आपकी जर्नल अवेयरनेस होती है, नॉलेज होते हैं, कंसेप्ट, लॉजिक, जैसे 2+2 4 होता है, तो ये एडिशन का जो कंसेप्ट है, सब्सट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है, डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन क्या क्या कंसेप्ट है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसका क्या कंसेप्ट है, ये सारी चीजें जो जहाँ पे आइडियाज आते हैं, लॉजिक आते हैं, ये सिमेंटिक मेमोरी है। ये ठीक है, जैसे नॉन वायलेंस का क्या मतलब है, आपको पता है नॉन वायलेंस का क्या मतलब है, तो ये सिमेंटिक मेमोरी है। ठीक है, सिमेंटिक मतलब कि आपको उन वर्ड्स का मतलब पता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें
तो इसमें फ्लैशबल मेमोरीज और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज भी आती हैं। फ्लैशबल मेमोरीज क्या होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा अराउजिंग होती हैं, सरप्राइजिंग होती हैं। सच मेमोरीज आर वेरी डिटेल्ड, मतलब एकदम से कोई इमेज, मतलब आप किसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो या कुछ हुआ और आपको एकदम से इमेज माइंड में सामने आ गई, किसी कोई मेमोरी थी वो एकदम से विविडली विविडली, मतलब कहते हैं बिल्कुल कलरफुल, ऐसे जैसे ताजा बात हुई हो, इस तरीके से आपको वो पिक्चर आपके माइंड में आ जाना, उसको बोलते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी क्या होते हैं, दे आर पर्सनल मेमोरीज होती हैं। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी दे आर नॉट इवेंटली थ्रू आउट हमारी लाइफ, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। जैसे कि हमें 5 साल तक की कोई मेमोरी नहीं होती, हमारे ब्रेन को याद नहीं होता 4 से 5 साल के बच्चे को इतनी याद, मतलब अब जैसे अगर आप याद करो कि मैं 4 साल का था तो कोई इंसिडेंट हुआ था, 5 साल का कोई इंसिडेंट हुआ था, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक ट्रॉमेटिक ना हो, ठीक है। कई बार कुछ बहुत ट्रॉमेटिक चीजें होती हैं तो शायद वो क्योंकि ट्रॉमा की वजह से वो याद रह जाती हैं, या बुक्स के हिसाब से देखा जाए तो वो कहते हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं होता। जब हमारे साथ 4 साल के थे तो हमारे साथ अगर इवन इस कुछ ट्रॉमेटिक हुआ भी था तो भी हमारा माइंड उस चीज को रिप्रेस कर देता है और वो मेमोरीज हमें याद नहीं होती। उसको बोलते हैं चाइल्डहुड अमनीशिया। चाइल्डहुड अमनीशिया का मतलब है कि बच्चों को मतलब बड़ों को 4 से 5 साल की उम्र तक की कोई भी बात याद नहीं होती। देर इज अ ड्रामेटिक इंक्रीज, और उसके बाद जैसे ही एडल्ट अर्ली एडल्टहुड में आते हैं, मतलब 20s में आते हैं, तो हमारे ब्रेन फटाफट मेमोरीज बनाने लगता है। भाई इसका रीजन ये भी हो सकता है नोवेल्टी, मतलब लाइफ में हर चीज पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नया नया कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड वी आर हमारा फुल्ली फंक्शनिंग डेवलप्ड ब्रेन होता है, चीजें हम रिटेन करते हैं। तो अराउंड 30 years ऑफ एज, 30 years के बाद हमारी मेमोरी में डिक्लाइन आने लग जाता है, ठीक है। मतलब हमारी मेमोरी में थोड़ा थोड़ा हम भुलक्कड़ होने लग जाते हैं। और ओल्ड एज में, जब आप किसी ओल्ड एज में आते हैं, मतलब 60 तक जब आते हैं, तो आपको जो याद होगा वो सबसे रीसेंट ईयर्स ऑफ आपके लाइफ आपको याद रहेंगे। मतलब मान लो अगर कोई पर्सन 60 का है तो उसको 50 वाला टाइम याद होगा, उसको 40 वाला टाइम याद होगा, जो रीसेंट अभी ईयर्स हैं उसके पीछे के कुछ 20 साल की मेमोरी। अब उससे कुछ उसका पूछ लो, जब वो कुछ 15 साल का था तो शायद उसको उतने क्लियरली याद ना हो, उतनी क्लैरिटी ना हो उनकी मेमोरी में, ठीक है। इम्प्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है? इम्प्लिसिट मेमोरी होती है काइंड ऑफ मेमोरी दैट अ पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ, ठीक है, जिसके लिए पर्सन अवेयर ही नहीं होता, हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं होती, जब तक कि हम उसको यूज ना करना पड़े। जैसे मान लो कि आप 3 फ्रेंड्स का ना ग्रुप है, ठीक है, और तीसरे वाले फ्रेंड के घर आप 2 फ्रेंड्स का रोज आना जाना है, ठीक है। रोज शाम को आप 2 फ्रेंड्स आपका घर पास पास में और तीसरे वाले का घर थोड़ा दूर है, तो रोज आप दोनों शाम को इससे मतलब चिट चैट करने के लिए, मिलने के लिए जाते हैं दोनों फ्रेंड्स। अब एक दिन आपको कुछ काम पड़ गया और आपका दूसरा वाला फ्रेंड जिसके साथ आप जाते थे वो अवेलेबल नहीं था और आपको अकेले ही जाना पड़ा, और आप कभी अकेले तो इस फ्रेंड के घर गए नहीं हो, लेकिन फिर भी आप चल पड़ते हो। आपको क्या लगता है कि मेरे को चलते चलते, क्योंकि मैं रोज उस रास्ते पे वॉक कर रहा हूँ, तो डेलिबरेटली तो जानबूझ के आपने वो रास्ता याद नहीं किया, लेकिन जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाते हो रास्ते पे आपको याद आ जाता है कि मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, कि मुझे राइट लेना है, कि मुझे राउंड अबाउट से यहाँ जाना था, फिर इस गली में मुड़ना है, फिर यहाँ इस गली में ये वाला मकान उनका है। मतलब वो आपको रास्ता याद होता है, लेकिन आपने डेलिबरेटली तो याद नहीं किया था, ठीक है। आप दोनों गप्पे मारते हुए रोज उसके घर पहुंच जाते थे और रोज आ जाते थे, लेकिन वो आपको कभी अकेले जाना भी नहीं पड़ा। लेकिन जब आपको अकेले जाना पड़ा तो आपको लगा नहीं यार, मतलब मेरे को रास्ता याद है, मैं अकेले भी जा सकता हूँ। वो होता है इम्प्लिसिट मेमोरी, कि हमारे कॉन्शियस में नहीं होता कि हमें वो चीज पता भी है, हमारे अवेयरनेस की बाउंड्री से बाहर होती है वो चीज, जब तक कि हमें उसका इस्तेमाल ना करना पड़े। नाउ मेथड ऑफ मेमोरी मेजरमेंट, मेमोरी के इतने टाइप्स हैं तो उसको मेजर करने के लिए भी कुछ तरीके होंगे। पहला तरीका है फ्री रिकॉल। फ्री रिकॉल का क्या मतलब है? फ्री रिकॉल एंड रिकग्निशन का मतलब है फॉर मेजरिंग फैक्ट्स एंड एपिसोड्स मेमोरी ये यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको ना लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे देंगे, मान लो मैंने आपको 10 वर्ड्स बताए, एक के बाद सुना दिए, और मैंने आपको बोला कि जिस मर्जी ऑर्डर में, ऐसा नहीं है कि जो मैंने नंबर 1 पे वर्ड बोला था आपको उसी सीरियल ऑर्डर में मेरे को बोलना है। मैंने आपको 10 वर्ड्स बता दिए और वो 10 वर्ड्स जो हैं अब मैं आपको बोलूंगी आफ्टर सम टाइम, आप मुझे मान लो कुछ सेकंड्स के बाद, 30 सेकंड्स के बाद आप मुझे वो वर्ड्स दोबारा सुनाना, और आप मुझे वो फ्री रिकॉल कर दो। फ्री रिकॉल मतलब कि कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें कि आपको फर्स्ट नंबर वाला वर्ड फर्स्ट नंबर पे ही बोलना है, जैसे मर्जी आगे पीछे आप लिस्ट कर सकते हो, बस मुझे वो 10 वर्ड्स आप सुना दो। दैट इज फ्री रिकॉल एंड रिकग्निशन।
ठीक है, तो रिकग्निशन में क्या होता है, रिकग्निशन एक डिफरेंट मेथड है। रिकग्निशन में क्या होता है, मान लो मैंने एक आपको कार्ड दिखाया और इस पे 10 डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे, ठीक है, 10 फोटो बनी हुई थी, और मैंने फिर आपको बोला कि इस कार्ड को अच्छे से देख लो और ये सारी पिक्चर अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। फिर मैंने आपको एक थोड़े से गैप के बाद, टाइम गैप के बाद मैंने आपको दूसरा कार्ड दिखाया, उसमें 20 पिक्चर्स बनी हुई थी, और मैंने आपको बोला जो 10 चीजें आपने पहले वाले कार्ड में देखी थी वो सारी इसमें टिक करो। अगर आपने सही टिक कर दी तो इसका मतलब आप रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन से पहले वाले कार्ड में आपने 10 चीजें देखी थी, वो होता है रिकॉग्निशन। सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क में सिंपल सी बात है, सेंटेंस को वेरीफाई करना है ट्रू और फॉल्स की तरीके से। मान लो कि मैंने आपको बोला कि क्या जो लोग स्कूल जाते हैं क्या उनको स्टूडेंट्स बोलते हैं, आपने बोला हाँ। मैंने बोला कि एक ब्रांच होती है उस पे बहुत सारे पत्ते लगे होते हैं, क्या उसको पेड़ बोलते हैं, टॉल सा होता है, तो आपने बोला हाँ। तो इस आपको फटाफट ट्रू और फॉल्स करके जवाब देना होता है, और जितनी जल्दी आप जवाब देंगे, मतलब मैंने तो बहुत इजी सेंटेंसेस बोले, इसमें कुछ सेंटेंसेस होते हैं, तो जितनी जल्दी आप जवाब देंगे उसका मतलब है कि सिमेंटिक मेमोरी आपकी इंटैक्ट है, मतलब आपको चीजों का मतलब पता है। सिमेंटिक क्या मतलब कि मीनिंग वाली मेमोरी, तो मतलब आपको चीजों का मतलब पता है, आप सेंटेंस को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से जवाब दे सकते हैं, तो इसका मतलब आपकी सिमेंटिक मेमोरी इंटैक्ट है। फिर आता है प्राइमिंग। प्राइमिंग में जैसे अब आपको वर्ड्स, लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे देंगे, जैसे प्लेग्राउंड का PLA दे दिया, बाकी आपको कंप्लीट करना है, हाउस का HO दे दिया, बाकी आपको कंप्लीट करना है, तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी होगी। देन नेचर एंड कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, अब जहाँ पे मेमोरी है तो कुछ चीजें भूलते भी हैं हम, तो उस मेमोरी के बारे में सबसे ज्यादा जो बात करने वाले शख्स हैं वो हैं हर्मन एबेंगेस। इनका नाम तो जरूरी आता है, हर्मन का। नाउ ही ऑब्जर्व दैट द कोर्स ऑफ फॉरगेटिंग अलाउज अ सर्टेन पैटर्न, उन्होंने देखा कि भूलने का कोई एक पैटर्न, एक सर्टेन पैटर्न होता है जैसे हम भूलते हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई पैटर्न नहीं है भूलने का। तो इन्होंने देखा कि फर्स्ट 9 आवर्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम फॉरगेटिंग होती है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, पहले 1 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा फॉरगेटिंग होती है। आफ्टर दैट थोड़ा थोड़ा रेट स्लो डाउन हो जाता है भूलने का, एंड नॉट आफ्टर मेनी डेज। अगर हम कर लेते हैं किसी एक ही काम को या एक ही चैप्टर को, अगर आप 2-3 दिन लगातार पढ़ रहे हैं, बार बार उठ के रिवाइज करें, चाहे आपको लगता है आपको याद हो गया, लेकिन आप रिवाइज कर रहे हैं, तो आपके चांसेस कम है उसको भूलने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि पढ़ने के बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एक बार ही पढ़ लिया और आपको लगता है कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें चली गई। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेंगी और भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। नाउ फॉरगेटिंग कैन बी ड्यू टू द ट्रेस डिके। ट्रेस डिके क्या होता है, ट्रेस डिके को डिसयूज थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई चीज को बार बार करते हैं, मान लीजिए जी आपने पेंटिंग करना सीखा या आपने ड्राइंग करना सीखा, ठीक है, तो आपके न्यूरल पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है, मतलब न्यूरल पैटर्न्स, एक आपके ब्रेन में पैटर्न बनता है, बार बार एक ही लूप में आप चीज कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम हो गया और आपने वो चीज को मतलब वापस यूज ही नहीं करा, वो ऐसे बचपन में कभी करते थे, बड़े होने के बाद कभी किया नहीं, तो फिर क्या होता है कि हम कई बार भूल जाते हैं, हमारा ब्रेन वो ट्रेस नहीं कर पाता वो न्यूरल पैटर्न जो बनाए थे, ठीक है, और वहां पे गड़बड़ हो जाती है। या फिर जैसे आप कह लो कि कोई एक आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, ठीक है, लेकिन आपने बहुत टाइम से वो इंस्ट्रूमेंट प्ले ही नहीं करा, तो आप उसके सारे नोट्स भूल गए। आपने गिटार प्ले नहीं करा बहुत टाइम से, तो भूल ही गए आपकी कौन सा नोट कहाँ पे था और क्या था, ठीक है। तो वो होता है ट्रेस डिके, क्योंकि आपने वो जो आपने लूप्स बनाए थे मेमोरी के, आपने बहुत टाइम तक उसको यूज नहीं करा वो उन कनेक्शन को, तो वो कनेक्शन फेड अवे हो गए, ठीक है, वो सिंपली फेड अवे हो जाते हैं अगर आप उसको यूज नहीं करो तो दैट इज ट्रेस डिके। देन आता है फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस। फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, इंटरफेयर करना, जब हमारी मेमोरी के साथ कोई चीज इंटरफेयर करती है, तो ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाली थ्योरी यही है। जैसे हमने एसोसिएशंस के बारे में बात करी थी, ठीक है, कि जो हमें याद करने में चीजें मदद करती हैं, लेकिन वही एसोसिएशंस कई बारी हमारी मेमोरी में प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं, मतलब कि हमें उसकी वजह से भी फॉरगेटिंग होने लगती है। अब कैसे फॉरगेटिंग होने लगती है, 2 टाइप की फॉरगेटिंग होती है, प्रोएक्टिव जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड मूविंग, और रेट्रोएक्टिव जिसका मतलब होता है बैकवर्ड मूविंग। प्रोएक्टिव क्या होता है, फॉरवर्ड मूविंग, मतलब कि विच मीन्स यू हैव लर्न्ड, कुछ आपने ऑलरेडी पहले सीखा हुआ है, जिसकी वजह से
विच इंटरफेयर्स विद द रिकॉल ऑफ योर सब्सिक्वेंट लर्निंग, मतलब अब जो आप सीख रहे हो उसकी वजह से रिकॉल नहीं कर पा रहे। ये ऐसा हो गया कि जैसे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर दोबारा कुछ हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव में क्या होता है कि विच रेफर्स टू डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग व्हाट यू हैव लर्नड अर्लियर, जो पहले याद किया था वो अब याद नहीं आ रहा क्योंकि न्यू मटेरियल याद कर लिया है। ठीक है, तो रेट्रोएक्टिव का मतलब है आगे दौड़ और पीछा छोड़, मतलब आगे आगे बढ़ते जाओ और पीछे का भूलते जाओ। अगर ऐसा हो रहा है तो रेट्रोएक्टिव है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई और लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है, इंग्लिश के अलावा। इंग्लिश आपको आती है बट आप फ्रेंच सीख रहे हो। अगर तो ऐसा हो रहा है इट इज बिकॉज कि आप यू नो इंग्लिश एंड आपको फ्रेंच सीखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश पे कमांड अच्छी है और अब आप फ्रेंच उसको दोबारा सीखना पड़ रहा है। फ्रेंच लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये सेंटेंस कॉम्प्लीशन क्या है, कैसे सेंटेंस बनेगा, वो सब सीखना पड़ रहा है आपको दोबारा से। सारी ग्रामर और सब कुछ दोबारा सीखना पड़ रहा है, आपको दिक्कत हो रही है। तो वो इसलिए हो रही है प्रोएक्टिव की वजह से। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फटक से फ्रेंच सीख जाएंगे और उसके बाद इंग्लिश भूल जाएंगे, उल्टा ही हिसाब हो गया है ना। कि मतलब फ्रेंच पे कमांड अच्छी हो गई लेकिन उसके इंग्लिश भूलते जा रहे हैं कि अरे इसको इंग्लिश में क्या कहते थे, फ्रेंच में क्या कहते हैं वो तो याद है, इंग्लिश में क्या कहते थे वो भूल गए। तो मतलब आगे दौड़ते जा रहे हैं और पीछे का भूल गए। तो उसको कहेंगे रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, नाउ फॉरगेटिंग हो सकता है ड्यू टू रिट्रीवल फेलियर ऑल्सो। रिट्रीवल फेलियर क्या होता है, जब हम कुछ रिट्रीव नहीं कर पाते। रिट्रीव मतलब मेमोरी से निकाल नहीं कर पाते। स्टोरेज तो कर लिया था हमने मेमोरी में लेकिन स्टोरेज से बाहर नहीं ला पा रहे। सो एट द टाइम ऑफ रिकॉल ईदर रिट्रीवल क्यूज आर एब्सेंट और दे आर इनअप्रोप्रिएट। रिट्रीवल क्यूज क्या होते हैं, क्यूज कहते हैं हिंट को। ये ऐसे हिंट होते हैं जो हमें चीजें याद दिलाने में मदद करते हैं। और मान लो कई बार ऐसा होता है कि मैं हिंट दे रही हूँ तब भी आपको याद नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मतलब कि रिट्रीवल आप कर ही नहीं पा रहे, रिट्रीवल फेलियर है हिंट देने के बावजूद, रिट्रीवल क्यूज देने के बावजूद। रिट्रीवल क्यूज कई बार क्या होता है, या तो एब्सेंट होते हैं या इनअप्रोप्रिएट होते हैं। रिट्रीवल क्यूज अवेलेबल इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुली दैट हेल्प्स इन रिकवरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टोरेज। तो जो आपके स्टोरेज में है, मेमोरी सिस्टम के स्टोरेज में जो आप इन्फॉर्मेशन रखी हुई है वहां से इन्फॉर्मेशन बाहर लाने के लिए मैं कुछ एक्सटर्नल स्टिमुली आपको दे रही हूँ कि हाँ ऐसे था ऐसे था। मैंने आपको फर्स्ट वर्ड भी बता दिया कि इसके हम, और तब भी आपको वो नाम याद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब रिट्रीवल फेलियर है। देन हम बात करते हैं रिप्रेस्ड मेमोरीज के बारे में। रिप्रेस्ड मेमोरीज क्या होती हैं, ये रिप्रेस्ड मेमोरीज वो होती हैं जो हमारा ब्रेन छुपा देता है, मतलब अंडर द कार्पेट थ्रो कर देता है। ठीक है, जिसको हम मान लो जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर बचपन में कुछ बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक हुआ है या कभी कभी हमारे पास बड़े होने के साथ भी हमारे साथ कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट हुए होते हैं कि हमें इतना धक्का लगा होता है कि हमें वो चीज याद ही नहीं रहती, हमारा ब्रेन उस चीज को याद ही नहीं करना चाहता। इतना शॉक लगा होता है उस चीज का। तो वो क्या करता है कि वो मेमोरीज को रिप्रेस कर देता है, मतलब दबा देता है, मतलब कहीं ऐसे छुपा देता है कि हमारे अनकॉन्शियस में डाल देता है और हमें याद भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ भी था। कोई भी पेनफुल मेमोरी हो, थ्रेटनिंग मेमोरी हो या बहुत ही एम्बैरसिंग मेमोरीज हो, तो वो हमारे कॉन्शियसनेस से बिल्कुल दे आर हेल्ड आउट, बाहर रखी जाती हैं। एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं डिसोसिएटिव फ्यूज, जो आपकी बुक में फ्यूज स्टेट करके दिया हुआ है। इसमें अमनीशिया होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि पर्सन फिजिकली कहीं और चला जाता है, अपने घर से दूर, एक नई आइडेंटिटी, नए नाम के साथ, नए एड्रेस के साथ जीना शुरू कर देता है और उसको याद भी नहीं होता अपनी पिछली आइडेंटिटी के बारे में। और अगर कभी याद भी आ जाए, मान लो जो पुरानी आइडेंटिटी थी उसके बारे में, तो उसको ये याद नहीं होता कि मैं यहाँ पहुंचा कैसे, मैं इस शहर में, इस गली में, ये यहाँ कहाँ आ गया और मैं ये यहाँ कैसे पहुंच गया, मुझे यहाँ कौन लाया। तो वो होता है डिसोसिएटिव फ्यूज। ठीक है, वहां उसको कुछ मेमोरीज नहीं होती। एक नए शहर में वो इंसान चला जाता है, नए आइडेंटिटी के साथ, नए नाम के साथ, नए एड्रेस के साथ जीना शुरू कर देता है। उसको अपनी पिछली आइडेंटिटी का कुछ भी याद नहीं रहता, अगर बहुत ज्यादा कुछ ट्रॉमेटिक उस आइडेंटिटी के साथ हुआ है तो। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की वजह से भी फॉरगेटिंग होती है। जब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हाई होता है या एंग्जाइटी बहुत हाई होती है, तभी बोलते हैं कि जब एग्जाम से पहले अगर आपकी तैयारी व्यारी अच्छी होगी, बार बार आपने लॉन्ग लॉन्ग टर्म के मेमोरी में डालने के लिए रिहर्सल कर ली है, ठीक है, इलेबोरेटिव रिहर्सल कर ली है, तो नर्वस नहीं होना है आपको। ठीक है, अपने आप को काम रखो, मेडिटेट करो, थोड़ा पानी वानी पियो, कूल डाउन रहो, ताकि आपको स्ट्रेस की वजह से ये ना हो कि जो आता जाता था वो भूल गए,
नर्वसनेस में, एंग्जाइटी में या फिर स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से भी फॉरगेटिंग हो जाती है। अब हमने मेमोरी के बारे में भी पढ़ लिया, मेमोरी के सारे नाप-तोल कैसे करने हैं वो भी देख लिए, मेमोरी को मेजरमेंट भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो अब एनहांसिंग मेमोरी के बारे में बात करेंगे कि भूल ना जाए, मेमोरी को एनहांस करने के क्या तरीके हैं। तो निमोनिक्स जो है वो सबसे पहले हेल्प करते हैं। निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स यूजिंग ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आपको सेल्फ इंड्यूस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्न्ड इन्फॉर्मेशन होती है निमोनिक्स, कि मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसको इस तरीके से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना कि आप भूलो ना। ठीक है? निमोनिक्स यूज मेंटल इमेज को यूज करके भी कर सकते हैं, मतलब यूजिंग इमेज, जिसमें कीवर्ड मेथड और मेथड ऑफ लोकाई आते हैं। नाउ निमोनिक्स में यूज कैसे करते हैं इमेजेस का? कीवर्ड मेथड क्या होता है? सपोज यू वांट टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है? कोई आपने फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है और इंग्लिश के मतलब हम आपको ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इंग्लिश आती है। सो दिस वर्ड इज तो जो वर्ड सिमिलर होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल पेस्टो, पास्तो वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्रास स्पेनिश में। मान लो आपको स्पेनिश सीखनी है, पेस्टो का मतलब होता है ग्रास, और आपने इंग्लिश वर्ड पास्ता से इसको एसोसिएट कर दिया, ठीक है? और आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि जैसे ग्रास होती है ना, ऐसे पास्ता पास्ता है, लंबा-लंबा जैसे ग्रास होती है वैसे पास्ता है। तो आपने इस तरीके से लर्न कर लिया, पास्तो का मतलब ग्रास होता है, ठीक है? तो ये होता है। मेथड ऑफ लोकाई होता है। मेथड ऑफ लोकाई में क्या होता है? इफ यू वांट टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आप घर से गए ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, एक सीरियल ऑर्डर में आपको चीजें याद रखनी है कि मेरे को घर के लिए ग्रोसरी शॉपिंग करने जाना है और मुझे ब्रेड भी चाहिए, मुझे अंडे भी चाहिए, मुझे टमाटर भी चाहिए और मुझे साबुन भी चाहिए। ठीक है? अब किसी को बंदे को ना याद रहे कि अच्छा ब्रेड, अंडे, टमाटर तो मैं ले आया, मैं साबुन भूल गया। अब उसको लग रहा है कि मैं साबुन भूल जाऊँगा, तो उसको क्या करना है? याद रखने के लिए विजुअलाइज़ करना है। क्या विजुअलाइज़ करना है कि मान लो कि मैं अभी नहाया नहीं हूँ और मैं फटाफट जाके पहले ब्रेड, अंडे, टमाटर, साबुन ये सब ले आऊँ। तो उसको इमेजिन करना है पूरा सीन अपने ब्रेन में। जैसे कि मैं अंदर मार्केट आया हूँ। अब मैं घर जाऊँगा तो घर जाके क्या करूँगा? सबसे पहले बाथरूम में जाके हाथ धोऊँगा। बाहर से हम कहीं आते हैं तो हाथ धोते हैं, तो हाथ धोने के लिए मुझे क्या चाहिए? साबुन चाहिए। चलो जी साबुन। साबुन धोने के बाद मैं नहाऊँगा-धोऊँगा, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगा ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाना है मुझे? अंडा और एग चाहिए मुझे। अंडा मुझे किस पे रख के खाना है? ब्रेड पे। तो मुझे टोस्ट भी चाहिए। चलो टोस्ट के साथ खाना है अंडा, तो मुझे ब्रेड भी चाहिए। और उसके बाद मुझे फ्रिज मैंने खोला, फ्रिज में मैंने देखा तो अरे टमाटर तो है ही नहीं, टमाटर भी चाहिए। ठीक है? तो आपने पूरा एक मेंटल इमेज क्रिएट कर लिया कि मैं वॉक कर रहा हूँ, घर गया, घर के बाद मैंने पहले हाथ धोए तो मुझे सोप चाहिए, फिर मैंने फ्रिज खोला देखा टमाटर नहीं है तो मुझे टमाटर चाहिए, मुझे नाश्ते में क्या खाना है? मुझे ब्रेड ऑमलेट खाना है तो मुझे ब्रेड और ऑमलेट चाहिए। तो इस तरीके से आपको सब चीज़ें याद रह गई। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ लोकाई। नॉन निमोनिक्स जो है यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं? चंकिंग का इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चंकिंग क्या होता है? एक होता है फर्स्ट लेटर टेक्निक। फर्स्ट लेटर टेक्निक जैसे विबग्योर, आपको पता है वी स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, आई स्टैंड्स फॉर इंडिगो, बी स्टैंड्स फॉर ब्लू, जी स्टैंड्स फॉर ग्रीन, येलो का वाई, ठीक है, ऑरेंज का ओ और रेड का आर। इससे आपने क्या किया? आपको ये सारे कलर्स एक ही बार में याद हो गए। आपने क्या किया? सबका पहला-पहला लेटर ले लिया, फर्स्ट लेटर टेक्निक। तो फर्स्ट लेटर ले लिया और आपका एक वर्ड बन गया विबग्योर, और इससे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कलर्स आपको याद हो गए इमीडिएटली, ठीक है? तो ये होता है फर्स्ट लेटर टेक्निक। देन इन प्लेस ऑफ निमोनिक्स और भी ज्यादा, अब जैसे निमोनिक्स तो चलो ठीक है, लेकिन अगर साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट भी कुछ सजेस्ट करते हैं डीप लेवल प्रोसेसिंग के लिए। वो सजेस्ट क्या करते हैं कि एक तो डीप लेवल प्रोसेसिंग करो, जो क्रेक और लॉकहार्ट ने बोला है आपको। तो अगर आपने डीप लेवल प्रोसेसिंग करी, चीजों को समझा, उनके मतलब को समझ के, वो इन्फॉर्मेशन समझ के, अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा या कोई भी इन्फॉर्मेशन ली तो वो आपको याद रहेगी ही रहेगी। मिनिमाइज इंटरफेरेंस, अगर आपकी इंटरफेरेंस अगर आप कम कर दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सिमिलर वर्ड्स हैं, मान लो कि भाई इंग्लिश भी आपको लर्न करना है, साइकोलॉजी भी लर्न करना है, साइंस भी लर्न करना है, बायोलॉजी भी लर्न करना है।
अगर सारे लर्न वाले सब्जेक्ट आप लाइन से लगा दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ब्रेन की कैपेसिटी भी इतनी नहीं होती है। तो आप क्या करो, इस हिसाब से चीजों को करो जो कि आपकी मेमोरी के साथ इंटरफेरेंस नहीं करे। अगर आपने एक एक लर्न करने वाला सब्जेक्ट रखा है तो सेकंड सब्जेक्ट प्रैक्टिकल रखो, जैसे मैथ्स रख लो। ठीक है, अगर मैथ्स है आपके पास या स्टैटिस्टिक्स है या कुछ ऐसा सब्जेक्ट रख लो जिसमें लर्निंग नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो एक के बाद एक लर्निंग, या इंग्लिश की लर्निंग कर रहे हो तो हिंदी की लर्निंग, किसी और लैंग्वेज की लर्निंग कर लो। तो इस तरीके से आप इंटरफेरेंस अपनी कम कर सकते हो, ताकि जो आपने पहले लर्न करा है वो दूसरे मटेरियल जो आप लर्न करने लगे हो उसके साथ इंटरफेरेंस ना करे, इधर का उधर, उधर का इधर आप ना करो। तीसरा, गिव योरसेल्फ रिट्रीवल क्यूज। अपने आप में ऐसी चीजें बनाओ कि अगर मैं ये मतलब कि मैं क्या ऐसा कुछ करूं कि मुझे याद आ जाए चीजें, है ना। क्यूज मतलब क्या, हिंट। तो अपने हिंट खुद तैयार करो, चाहे वो क्वेश्चंस में हो, क्वेश्चन आंसर देखो या कभी चैप्टर्स देखो तो उसमें उन चीजों के हिंट दिए होते हैं, तो वो हिंट आपको तैयार करने पड़ेंगे खुद के लिए कि मेरे को क्या हिंट मैं दूं कि मुझे ये चीज याद आ जाए। तो ऐसे अपने लिए रिट्रीवल क्यूज बना सकते हैं। देन थॉमस और रबिसन हैं जिन्होंने डेवलप किया था PQRST टेक्निक। अब PQRST क्या होता है, ये टेक्निक क्या है, सबसे पहले बोलती है प्रीव्यू। प्रीव्यू का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले एक चैप्टर को ना एक सरसरे तौर पे, कर्सरी लुक मतलब एक सरसरे तौर पे आप उसको पढ़ लो और देख लो कि इसमें क्या कंटेंट्स हैं। देन सेकंड, अपने जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप एक पेपर पे लिख लो। तीसरा है रीडिंग। R स्टैंड्स फॉर रीडिंग। अब जो भी आपके क्वेश्चन मन में आए थे उसका आंसर ढूंढने के लिए चैप्टर पढ़ो। ठीक है, तो वो हो गया थर्ड स्टेप। और चौथा फिर हो गया उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन, रिसाइटेशन। सेल्फ रिसाइटेशन मतलब कि आप खुद को वो चैप्टर समझाओ, जो भी आपने वो चैप्टर पढ़ा है पहले खुद को समझाओ। कि जैसे एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उसकी हिंदी करके आप खुद को समझाओ, अच्छा इस पैराग्राफ में ये लिखा है, ये कहना चाह रहे हैं। वो होता है सेल्फ रिसाइटेशन। और उसके बाद टेस्ट लो अपना खुद का ही, कि जो जो मैंने चैप्टर बंद करके, कि इस चैप्टर की समरी, मतलब जिसको कहते हैं ना, जैसे हम ये वन शॉट में चैप्टर कर रहे हैं, ऐसे वन शॉट में पहले आप भी रिवाइज करो पूरा चैप्टर, कि अच्छा इस चैप्टर में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, और फिर देखो टेस्ट करो खुद को कि हाँ जो मैंने बोला है वही लिखा है कि नहीं, वही या और कुछ लिखा है। ठीक है, तो टू इम्प्रूव योर मेमोरी, आपके और भी सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि आपका हेल्थ स्टेटस। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स डाउन है, हमेशा फटीग रहती है, थके थके से रहते हो, तो ब्रेन तक ऑक्सीजन जाएगा नहीं और चीजें याद रहेंगी नहीं। तो अपना हेल्थ स्टेटस भी ठीक रखो, हीमोग्लोबिन लेवल ठीक करो, अच्छा खाना खाया करो, जैसे बीट रूट वगैरह, है ना। तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल सही रहता है। आपका इंटरेस्ट और मोटिवेशन, जिस चीज को हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, जिस चीज के लिए हम मोटिवेट नहीं होते, वहां तो वैसे ही लर्निंग नहीं होती, भूल ही जाते हैं उस चीज को हम। फेमिलैरिटी विद द सब्जेक्ट, अपनी फेमिलैरिटी बढ़ाओ सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, साइकोलॉजी को सिर्फ पढ़ो नहीं, जियो साइकोलॉजी को, अपने आसपास अप्लाई करो जो आप देख रहे हो। अभी आपने मेमोरी का चैप्टर में कितना कुछ सीखा होगा, इन टेक्निक्स को अप्लाई करके देखो, तभी आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन पाओगे। एंड इन एडिशन यू मस्ट लर्न टू यूज स्ट्रैटेजीज। जो भी मेमोरी इंप्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजीज है उनका उनको अप्लाई करो। और सिर्फ साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ, निमोनिक्स बनाओ, चंकिंग करो, इलेबोरेटिव रिहर्सल्स करो, अपना डिस्ट्रैक्शंस को कम करो। ठीक है, बार बार रिपीटेडली उसको अपने रिवीजन करो लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए, एंड देखो फिर आपको चीजें कभी भूलेंगी नहीं। तो ये था आपका चैप्टर, इसके साथ हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे PDF में, अपना डाउनलोड करके अपना प्रिंट आउट लो और पढ़ो। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो समझ आया है, पसंद आया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो समझ आया है, कंसेप्ट क्लैरिटी है। डू गिव मी थम्स अप सो दैट आई नो दैट you guys are watching it, liking it. It supports me and gives me motivation. And I'll see you next time with next chapter. Till then, keep learning, keep revising, and yeah, stay subscribed. Bye.